नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में बनेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय, ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय उत्तराखंड में बनने जा रहे हैं। हर विकासखंड में दो उत्कृष्ट विद्यालय का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अच्छी पढ़ाई को लेकर निर्देश दिए हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित होंगे 190 विद्यालय। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनने जा रहे हैं उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री ने अच्छी पढ़ाई को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होते हैं ये विद्यालय, जिनकी शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में। पूर्व पीएम अटल जी को समर्पित होंगे 190 विद्यालय। तो 190 विद्यालय बनाए जाएंगे उत्तराखंड में और ये सभी पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित किए जाएंगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनने जा रहे हैं उत्तराखंड में और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी अब और ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। जिस तरीके से नए विद्यालयों की शुरुआत होने जा रही है, हर विकासखंड में दो उत्कृष्ट विद्यालय के आदेश जारी किए गए हैं। अच्छी पढ़ाई इन विद्यालयों में बच्चों को दी जाएगी ताकि बच्चे जो कि देश का भविष्य होते हैं, राज्य का भविष्य होते हैं, वो अच्छी पढ़ाई हासिल करके राज्य का नाम रोशन करें और अहम कामयाबी हाथ लगे उनके अपने करियर को लेकर। और उसी के मद्देनजर अब ये अहम शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में बनेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय। 190 विद्यालय बनाने की तैयारी में है उत्तराखंड सरकार। हर विकासखंड में दो उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का आदेश जारी किया गया है। तो अहम खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां 190 ऐसे विद्यालय बनाए जाएंगे जो कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय होंगे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होंगे ये सभी स्कूल। बच्चों को बेहतर शिक्षा इन स्कूलों में दी जाएगी। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड खटीमा बनबसा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद जताया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को नेपाल से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर राजमार्ग घोषित किया गया है। इस मार्ग के निर्माण से भारत नेपाल के बीच नया व्यापारिक जोन भी बनेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि होगी। इस मार्ग का निर्माण कार्य NHAI के जरिए किया जाएगा। तो नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारिक जोन को भी इससे फायदा हाथ लगेगा। दोनों देशों के बीच, भारत और नेपाल के बीच व्यापार को लेकर बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर इजाजत दे दी गई है और इसको बनाने का काम NHAI को सौंपा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देहरादून के CBSE कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अब छात्रों को अपनी रुचि के मुताबिक विषय चुनने की आजादी होगी। रोजगार परक शिक्षा को और बेहतर बनाया गया है, जिससे छात्रों को भविष्य में अपनी रुचि के हिसाब से ही रोजगार करने में आसानी होगी। शिक्षा नीति के लिए केंद्र और राज्य सभी स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। नई शिक्षा नीति नए भारत को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के दौर में भी भारत ने कई बड़े देशों से बेहतर काम किया है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से देश में इस वक्त लगातार पढ़ाई हो रही है। किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। राज्यों को तय करना है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए अपने वहां स्कूलों का संचालन कब करते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई है। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां भंडारी बाग में ROB के निर्माण के लिए 44 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने पहली किश्त के रूप में 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे विभाग से धनराशि आते ही ये राशि लागत में समायोजित हो जाएगी। ROB के निर्माण की जिम्मेदारी EPIL को दी गई है। इसका काम 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। GMS रोड और सहारनपुर रोड जाने वाले लोगों को अब जाम से छुटकारा मिलेगा। तो बड़ी धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से ROB के निर्माण की जिम्मेदारी भी EPIL को सौंप दी गई है। EPIL ही इसका अब निर्माण करेगा। इसका कार्य
2 साल में पूरा कर देने का लक्ष्य रखा गया है। बात अगली अहम खबर की। उत्तराखंड के दौरे पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, संतों के साथ कुंभ समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। ओम बिरला ने ऋषिकेश में लोकसभा अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की है। आज भी ओम बिरला देहरादून में हैं और देहरादून में उनके कई अहम कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला उत्तराखंड के दौरे पर हैं इन दिनों और आज भी वो कई अहम कार्यक्रमों को अंजाम देते हुए दिखाई देंगे देहरादून में। इसके अलावा कुंभ समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे संतों के साथ। हमने देखा था कि हाल ही में ओम बिरला उत्तराखंड पहुंचे थे और आज उनके देहरादून में कई अहम कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का देहरादून दौरा आज होना है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर बैठक करेंगे देवेंद्र यादव। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बातचीत होगी। बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो चुनावों को देखते हुए कांग्रेस बेहद सतर्क है और लगातार तैयारियों में लगी हुई है। उत्तराखंड में अब 1 साल का ही वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिशों में हैं और कांग्रेस भी बताया जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, इसके अलावा देवेंद्र यादव, वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लगातार वो कांग्रेस को लेकर प्रचार में लगे हुए हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस की ओर से राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर लगातार कांग्रेस बेहद सतर्क दिखाई दे रही है और लगातार कोशिशों में लगी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन से। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का आज देहरादून दौरा होने जा रहा है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे के दौरान? चंद्रमोहन जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है। 7 जनवरी को वो उत्तराखंड में आए थे और जो कुमाऊं मंडल है प्रदेश का, उसमें वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। 7 तारीख को भी वो वहां पर काफी उन्होंने बैठकें की, काफी कार्यक्रम हुए। उसके बाद 8 जनवरी को भी वो हल्द्वानी से रुद्रपुर गए और वहां पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, पदाधिकारी थे, उनके साथ बैठकें की। आज वो कुछ देर बाद जो है कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है देहरादून में, वहां पर पहुंचेंगे और आज गढ़वाल मंडल की जो बैठक है वो होने जा रही है। जो गढ़वाल मंडल के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हों या कोई भी प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी होते हैं, वो सभी उन बैठकों में मौजूद रहेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। 3 बजे जब सभी बैठकें संपन्न हो जाएंगी तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और जो ये गढ़वाल मंडल की जो बैठकें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि गढ़वाल मंडल में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा लीडर गढ़वाल मंडल में अगर बात करें तो प्रीतम सिंह को अगर देखते हैं, उनको छोड़ते हैं तो और कोई गढ़वाल मंडल में कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है। तो आज की ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है आगामी विधानसभा चुनावों में और जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, तो कांग्रेस की लगातार यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जीत दर्ज करवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश समेत देश के नौजवानों से अपील करते हुए आह्वान किया है कि वो कृषि बिल के तीनों काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों के साथ खड़े हों, जिससे अन्नदाता के साथ साथ देश को बचाया जा सके। हरीश रावत अपने निजी दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि आज किसान तीनों काले कानून को लेकर आंदोलित होकर ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि उसको अपनी कीमत जान तक की कुर्बानी देनी पड़ रही है। लिहाजा देशवासियों को उनके साथ आकर इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि वो कृषि बिलों को वापस लेने को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें, बल्कि अन्नदाता रूपी किसानों को सम्मान देने की सोच रखते हुए कृषि बिलों को वापस ले लें। परेशान होकर आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां
उसकी जिंदगी के लिए खतरा है, मगर उसके बावजूद वो पूरी शांति बनाए हुए सद्भाव के वातावरण में केवल एक अपेक्षा कर रहा है कि 3 कानून जो उसके ऊपर थोपे गए हैं, सरकार उनको वापस ले ले। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरिद्वार से भी किसानों के कई जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने तक आंदोलन को लगातार चलाया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जिसके चलते वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों से खास बातचीत की है। कृषि कानून के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में उत्तराखंड से भी किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं और लक्सर में ये किसान हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आज दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। अब इनसे बात करेंगे। जो 8वें दौर की बात है उसमें भी बात नहीं बनी है। अब देखते हैं कि आगे क्या स्थिति। बात करेंगे। आपका नाम क्या है ताऊ जी? नाम अच्छा जी, आपका नाम क्या है? नाम बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसे लेकर के उत्तराखंड से भी किसान जा रहे हैं। हाँ जी। कितनी तादाद में जाएंगे? रात बहुत तगड़ी है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब कोई गिनती नहीं है इतनी। हाँ। अच्छा, और भी किसान हैं। मुझे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरनैल सिंह। जरनैल सिंह, आप युवा किसान हैं और अभी जो हालात बने हुए हैं फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि जल्दी बात बन जाएगी। आज ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है, यहाँ से आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं? लगभग है, काफ़ी लोग हैं, 100-150 से ऊपर आदमी है। 150 यहाँ से जा रहे हैं। जी जी, लोग लगातार जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम निशान सिंह, ग्राम मित्र से। अच्छा, निशान सिंह जी आप ट्रैक्टर खुद चला रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी 2 मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन जो बाद का जो 7वें दौर की वार्ता हुई है उसमें सहमति नहीं बनी है। अब कल फिर मीटिंग है, यानी कि 8 तारीख का आज मार्च का प्रोग्राम है। उत्तराखंड में किसानों में अभी तक का जो निर्णय था, क्या उससे ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे? देखिए सर, ये पूरे किसानों का मुद्दा है, पूरे भारत के किसान मजदूरों का मुद्दा है। और जो सरकार ये तारीख पे तारीख दी जा रही है, हम किसान जब तक ये मुद्दा पूरा सुलझ नहीं जाता तब तक बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बड़ी संख्या में हम जो हमारे भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारी जो बड़ी जथेबंदियाँ दिल्ली में बैठी हुई हैं, हम उनका पूरा सहयोग करते रहेंगे, दिल्ली जाते रहेंगे। और जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते, हम अपनी बात से बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे बॉर्डर पर पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस आपको रोक भी सकती है, फिर क्या होगा अगर टकराव बनता है? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बिल्कुल शांतमय तरीके से। तो हमारा तो हमारे प्रशासन को, हमारी पुलिस को ये कहना है कि देखो, हमारे शांतमय तरीके से हमारे जो भाई वहाँ दिल्ली में धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों रोकते हैं? हम तो अपना शांतमय तरीके से वहाँ जो जाके प्रदर्शन है वो करने वाले हैं, तो इसलिए रोकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो आपने सुना जिस तरह से किसान भारी तादाद में आज लक्सर में इकट्ठा हो गए हैं और ये साफ ऐलान कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसानों सहमति बनती है या फिर नहीं बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब हालात ये हैं कि कहीं ना कहीं किसानों और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड से आज किसान जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे बात बनेगी, ये मामला निपट पाएगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। उधर उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी सत्ताधारी बीजेपी अब फुल एक्शन में आ गई है। चुनावी महाभारत से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए 100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ एक्शन से संगठन भी काफी खुश है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ताबड़तोड़ फैसलों से पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि जिस वक्त कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा हो, उस वक्त में सरकार की ये तमाम घोषणाएं हवा हवाई हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। विकास के मुद्दे पर विपक्ष का वार, एक्शन में आए टीएसआर। विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी त्रिवेंद्र सरकार। उत्तराखंड के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की सौगात। क्या विकास के हथियार से बीजेपी देगी विपक्ष को मात? उत्तराखंड में मिशन 2022 के दंगल से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा दांव चल दिया है। विपक्ष पर पलटवार करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास को हथियार बना लिया है। कोरोना को हराने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब नई दिल्ली से देहरादून लौटे तो उन्होंने सबसे पहले 100 करोड़ रुपए से
देवभूमि का कायाकल्प करने का फैसला लिया। कई विकास योजनाओं की मंजूरी दी। इसमें ज्यादातर विकास कार्य गृह, पेयजल व स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास से जुड़े हैं। साइकिल योजना के तहत 14.07 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। करीब 50,000 छात्राओं को मिलेगा साइकिल योजना का लाभ। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना के तहत नैनीताल को सौगात। योजना के तहत नैनीताल को 3.52 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमालय दर्शन थीम पर विकसित होगा नैनीताल का मुक्तेश्वर सर्किट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इन बड़े फैसलों से बीजेपी संगठन काफी खुश नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि त्रिवेंद्र मॉडल से राज्य का विकास तेजी से हो रहा है और 2022 में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना को पराजित कर तत्काल सक्रिय हो गए और उन्होंने एक साथ 100 करोड़ की विकास योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की। निश्चित तौर पर हम अगला चुनाव इस रूप में जीतने वाले हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की एक नई लहर चल रही है और हम विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस को सरकार के दावों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से पिछले 4 सालों में किए गए विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड पर लगातार बढ़ता कर्ज और आय से कम साधन के चलते इन योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान नहीं है। ना जनता विश्वास करती है ना हम विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाएं उसी प्रकार की घोषणाएं हैं जैसे मोदी जी की घोषणा 15 लाख की थी। मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं उसी प्रकार से हैं जैसे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की घोषणा मोदी जी की थी। तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर आप विश्वास कर लें, आपकी श्रद्धा का विषय है। हम विश्वास नहीं करते और जनता भी विश्वास नहीं करती। कितना विश्वास करें साहब? 4 साल में इस राज्य का क्या कर दिया आपने? कितनी घोषणाएं कर दी और कितने काम पूरे हो गए? जरा इसका श्वेत पत्र जारी करेंगे मुख्यमंत्री, बताएं। आपको वेतन भी देना है, पेंशन भी देना है, आपका लगभग 5,000 करोड़ आपको ब्याज ही देना है। कर्ज उठाएंगे तब जाके बजट में कुछ काम होगा। तो अपना तो पैसा नहीं है ना इनके पास और कमिटेड खर्चे ज़्यादा हैं। बजट बना देते हैं, घोषणाएं उतनी कर देते हैं, इसीलिए किसी भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती। वैसे देखा जाए तो चुनावी वर्ष में लोक लुभावन घोषणाएं करना और करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी देना कोई नई बात नहीं है। पिछली सरकारें भी यही करती रही हैं और मौजूदा सरकार भी चुनाव को देखते हुए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। अब देखना ये है कि सरकार की ये योजनाएं धरातल पर उतर पाती हैं या नहीं। देहरादून से किशोर रावत और चंद्रमोहन के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने लौटाए हैं 2 करोड़ रुपए। सरकार के सख्त रुख के बाद कंपनी ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। कंपनी ने उत्तराखंड भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को वापस कर दिए हैं पैसे। कुल 20 करोड़ की राशि में से 18 करोड़ रुपए पहले ही वापस कर दिए गए थे। कंपनी को 20 करोड़ देने के लिए सरकार की ओर से नहीं दी गई थी स्वीकृति। आपको बता दें, पिछले दिनों बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य जिम्मेदार पदों पर आसीन अधिकारियों को बोर्ड से हटाया गया था। बोर्ड के कामों में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत और अधिकारियों को बोर्ड से हटा दिया था। हरक सिंह रावत के कार्यकाल में हुए बोर्ड के कार्यों की फिलहाल जांच भी चल रही है। बात करेंगे अगली खबर की। कुंभ में रजिस्ट्रेशन को लेकर रार दिखाई दे रहा है। कुंभ में रजिस्ट्रेशन को लेकर नाराज हैं संत। आदेश का पालन नहीं करेगा अखाड़ा परिषद, ये कहा गया है। इतनी भीड़ का कैसे होगा कोविड टेस्ट, ये बात संत सामने रख रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। हर प्रवेश स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, लेकिन संतों द्वारा अब इस बात को
नकारा जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार प्रेस क्लब के प्रेस संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने डीजीपी अशोक कुमार का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि हरिद्वार में आने वाला महाकुंभ मेला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे मेले का स्वरूप अभी निर्धारित नहीं है। फरवरी के आखिर तक स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। कुंभ के लिए लगाई जाने वाली पुलिस फोर्स भी फरवरी के महीने के आखिर तक तैनात कर दी जाएगी। तो प्रेस संवाद कार्यक्रम में तमाम अहम बातें डीजीपी अशोक कुमार की ओर से सामने रखी गई। कुंभ के बारे में हमने कहा कि हमारी पूरी तैयारियां हैं। पुलिस जो है हर तरह के अभी कोरोना फाइनली क्या करवट लेता है 100% क्लियर नहीं है। मेरे विचार से वो फरवरी के अंत तक वो स्पष्ट होगा, किंतु वो जिस भी रूप में रहता है उसको 100% सही से लागू करवाना और कुंभ को शांतिपूर्वक संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों के सहयोग से और हमारी जो व्यवस्था है इसको हरिद्वार कुंभ 2021 को पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में स्वयंसेवी संगठन भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक कर मेला प्रशासन ने तैयारियां की। स्वास्थ्य, गंगा सफाई, महिलाओं की मदद, बुजुर्गों की सेवा, आवारा पशुओं की सेवा करने से जुड़े तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोग इस दौरान यहाँ मेला नियंत्रण भवन पहुंचे और मेला प्रशासन को सकुशल कुंभ मेला कराने के सुझाव दिए। मेला प्रशासन कुंभ मेले के दौरान इन सभी सामाजिक संगठनों की मदद लेगा और मेला क्षेत्र में इनकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने इन सभी सामाजिक संगठनों से आगे आकर विश्व के सबसे बड़े मेले में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। कुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार पीपीपी मोड पर भी इन सामाजिक संगठनों की सेवाएं लेने की योजना बनाई जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में 269 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। फिलहाल उत्तराखंड में लगातार कोरोना का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 93,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 93,111 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड में शुक्रवार को 390 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 87,127 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 93% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के कुल 3,189 एक्टिव केस हैं। राज्य में शुक्रवार को 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है और इसी के साथ अब तक 1,562 संक्रमित मरीजों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक 87,127 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। 93% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। वहीं अगर मौतों की बात की जाए तो 1,000 से ज्यादा मौतें अब तक कोरोना के चलते हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7 लोगों की जान गई है और कुल 3,179 एक्टिव केस हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।